हाँ, हेलो दोस्तों। यूट्यूब के एचपी मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वृत्त के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि कुछ आकृतियों के विषय में हम सभी लोग जानते हैं। जैसे देखिए क्या है गेंद है। गेंद गेंद की आकृति कैसी होती है? गोल होती है। कैसी होती है? गोल होती है। अब क्या देखिए, ये क्या है? यह भी गेंद है। ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज में है। क्या है? गेंद है। इसकी आकृति कैसी है? गोल है। ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है? चूड़ी है। इसकी आकृति भी गोल है। अब देखिए, इस दोनों में कुछ अंतर है। कुछ अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए, गोल दोनों है। एक किस तरह का है और दूसरा इस तरह का। देखिए, यह चिपटा है। दिख रहा है ना? और यह देखिए, इधर उधर से उभरा हुआ है। ठीक है। इसको आप गेंद कहते हैं, गोल नुमा है। इसको आप वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त। और यह गेंद है। अब आप सोच रहे होंगे, वृत्त और इस गेंद में अंतर क्या है? वृत्त, देखिए यह चूड़ी जो है, ये बहुत पतली है। ये हमेशा इसी धरातल पर सटी रहेगी। इसी तल पर यह सटी रहेगी। लेकिन अगर गेंद होगा तो यह पूरा का पूरा सटा नहीं होगा। गेंद का कुछ अंश धरातल पर स्पर्श करेगा और शेष अंश आसमान में रहेगा। कहाँ रहेगा? आसमान में। अब आपके मन में आएगा कि आसमान क्या होता है? आपके मन में विचार उठेगा कि आसमान क्या होता है। तो सुन लीजिए, आसमान क्या होता है। धरती के ऊपर जो भी खाली स्थान है वह आसमान है। धरती के ऊपर जो भी खाली स्थान है वह क्या है? आसमान है। जैसे हम लोगों का इस समय पैर धरती पर है और ऊपर सारा बदन आसमान में। ठीक है। यह वृत्त है। वृत्त कहाँ स्थित होता है? किसी तल पर, किसी समतल पर। अब इसकी आकृति बनती कैसे है? जैसे किसी धागे में इस तरह से करके एक सिरा इसका स्थिर रखकर एक सिरे को इस तरह से चला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। यह सिरा स्थिर रहा और यह क्या रहा? चलायमान। देख रहे हैं ना? इसके एक सिरे को स्थिर रखा और दूसरे सिरे को घुमा दिया। इस तरह से गोल आकृति बन गई। कहाँ बनी है? समतल पर। कहाँ बनी है? समतल पर। या इसको आप यह कह सकते हैं, दो बिंदु ले ले, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ ले ले। ठीक, दो बिंदु ले ले। एक चर बिंदु है। चर बिंदु, चर बिंदु का मतलब जो गतिशील हो, अपना स्थान बदल रहा हो। और यह है नियत बिंदु या स्थिर बिंदु। नियत बिंदु या स्थिर बिंदु। यदि किसी चर बिंदु का यदि किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ, किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी दूरी नियत बिंदु से
सदैव समान यहाँ है कि बराबर दूरी यहाँ हो जा, फिर बराबर दूरी यहाँ हो जा, माने जिस तरह से चल रहा है इसकी नियत बिंदु से दूरी सदैव क्या हो, समान हो। इसे क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। ये चर बिंदु रहा, यह स्थिर बिंदु रहा। चर बिंदु क्या कर रहा है, चल रहा है। किस तरह चल रहा है, एक शर्त है। क्या शर्त है कि इस नियत बिंदु से इसकी दूरी सदैव समान हो। यहाँ है मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ आने पर भी यह 5 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ आने पर भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कहीं भी जाएगा कितना दूरी होगा, 5 सेंटीमीटर। क्या कहे इसको, किसी नियत बिंदु से किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी नियत बिंदु से दूरी सदैव समान हो, वृत्त कहलाता है। याद हुआ, नहीं याद हुआ फिर सुनिए। किसी स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी सदैव समान हो। किसी स्थिर बिंदु से चर बिंदु की दूरी सदैव समान हो तो चर बिंदु के गमन पथ को वृत्त कहते हैं। नहीं याद हुआ, फिर सुनिए। किसी स्थिर बिंदु से चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी नियत बिंदु से दूरी सदैव समान हो उसे वृत्त कहते। नहीं याद हुआ, फिर से सुनिए। किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ, किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी किसी नियत बिंदु से दूरी सदैव समान हो, वृत्त कहलाता। फिर सुनिए। किसी चर बिंदु का बिंदु पथ जिसकी किसी नियत बिंदु से दूरी सदैव समान हो, वृत्त कहलाता है। ठीक, अब आप जान लीजिए इस बिंदु को, नियत बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। नियत बिंदु या स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या, नियत बिंदु या स्थिर बिंदु को केंद्र कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपको वृत्त की याद हो गई होगी, नहीं याद हुई देख लीजिए, लिख लीजिए। वृत्त या किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी किसी नियत बिंदु से दूरी सदैव समान हो, वृत्त कहलाता है। वृत्त कहलाता है। किसी चर बिंदु का ऐसा बिंदु पथ जिसकी किसी नियत बिंदु से दूरी सदैव समान हो, वृत्त कहलाता है। अब इस नियत बिंदु को केंद्र कहते हैं। क्या, केंद्र। नियत या स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। आ गया होगा, केंद्र किसे कहते हैं, नियत या स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। यह केंद्र हो गया, यह क्या हो गया, केंद्र हो गया, यह क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक, केंद्र आ गया होगा। या किसी स्थिर या नियत बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं।
ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या कहते हैं। अब जैसे देखिए, एक है यह भी वृत्त जैसा दिख रहा है। अब इस धागे से इसके बाहरी साइड पर एक लपेट दे रहे हैं इस तरह से। यह दूरी होगी। इस दूरी क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। कहाँ लिपटा गया था, बाहर साइड में। जैसे ये देखिए, इस पर नहीं आ रहा है, ये देखिए वृत्त जैसा है। अब इसके बाहरी साइड में हम लपेट दे रहे हैं इस तरह से। यहाँ तक लपेट दिए, यह दूरी हो गई। यह क्या है, परिधि है। तो क्या कहेंगे, वृत्त के बाहरी भाग को, वृत्त के बाहरी भाग को वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि किसे कहते हैं, वृत्त के बाहरी भाग को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त के बाहरी भाग को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, यह क्या है, परिधि है। इसे क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। अब जान गए केंद्र और परिधि, जान गए केंद्र क्या है, स्थिर भाग है, स्थिर बिंदु है। और परिधि क्या है, जो चर बिंदु चल रहा है, उसकी जो आकृति बन रही है, वह क्या है, परिधि। ठीक। अब देखिए, स्थिर बिंदु और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या, फिर सुनिए, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। याद हुआ, नहीं याद हुआ, फिर सुनिए, लिख लीजिए। त्रिज्या केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या आ गया, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये जान लीजिए, केंद्र और परिधि की बीच की दूरी सदैव समान होती है। एक ही वृत्त की चाहे जितनी त्रिज्याएं होंगी, चाहे जितनी त्रिज्याएं होंगी, सब आपस में समान होती है। ठीक है। अब जान गए आप त्रिज्या, ठीक है ना। अब देखिए, यह भी क्या है, वृत्त है ना वृत्त। इसके बाहरी भाग को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसके मध्य बिंदु, जो स्थिर बिंदु भी बताए, उसको क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। अब आप परिधि जान गए, केंद्र जान गए, त्रिज्या जान गए। देखिए, इसका अगर यहाँ केंद्र है, इससे यहाँ परिधि के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। अब जरा देखिए, यहाँ केंद्र रहा। अगर यहाँ से इस तरह खींच दिया जाए, अब इसको क्या कहेंगे। देखिए, यह परिधि पर एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ बी है।
और एक परिधि पर एक बिंदु है ए है। ठीक, अब परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे जीवा कहते हैं। तो जीवा की भी परिभाषा लिख लीजिए। जीवा परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा खंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। याद हो गया होगा? वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा खंड आपको मिल रही है वह क्या होगी? जीवा। इस जीवा का नाम क्या होगा? जीवा ए बी। अगर कहीं इस तरह खींच दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पी क्यू है, तो क्या होगा? जीवा पी क्यू। अब आप जान गए जीवा। ठीक है। और देखिए आपको बताया गया एक जीवा इस तरह खींच दीजिए, यह भी जीवा है। परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं से जा रही है, जा रही है ना? परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं से जा रही है। एक विशेषता इसमें है, यह केंद्र से भी होकर जा रही है। यह भी जीवा है, लेकिन यह सबसे बड़ी जीवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, इसलिए इसका नाम व्यास रखा गया। क्या रखा गया? व्यास। व्यास जान लीजिए। केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। याद हो गया होगा? व्यास किसे कहते हैं? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को व्यास कहते हैं। और यह व्यास वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। क्या? केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है। ठीक है? ठीक है, आप जान गए, जीवा जान गए, व्यास जान गए, त्रिज्या जान गए। अब जरा देखें, यह सबसे लंबी जीवा है जिसे व्यास कहते हैं। वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रही है। जैसे देखिए यहाँ से अगर इसको काट दिया जाए, दो बराबर भागों में बांट रही है और एक दूसरे को पूरा पूरा ढक दे रही है चारों तरफ। ठीक है। तब इस दोनों भागों को, पहले भाग कहते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त इसको भी कहते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। ठीक। अगर यही है, अगर इसको यहां से इस तरह से मोड़ दिया जाए, उसको काट दिए, दिख रहा है ना? अब यहां से जब इसको बार बार भागों में बांटा गया तो इसको अर्धवृत्त कहा गया। अब इसको मान लीजिए यहाँ से मोड़ दिया गया या काट कर निकाल दिया गया, इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? देखिए इस चित्र में, देखिए यह है वृत्त है। अब इसको यहाँ से काट दिया गया, अब यह दो भागों में बट गया ना?
एक छोटा है या थोड़ा बड़ा है, इस भाग को क्या कहेंगे, इस भाग को क्या कहेंगे? तो देखिए, इसको कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं? वृत्तखंड। यह भी वृत्तखंड है, ऊपर वाला, यह भी क्या है? वृत्तखंड है। अलग चित्र में देख लीजिए, इस तरह से यहाँ से काट दिया, यह भी वृत्तखंड है और यह भी वृत्तखंड है ना वृत्तखंड। देखिए, यह छोटा है, यह बड़ा है, तब इसे आप कहेंगे लघु वृत्तखंड, और यह है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, यह लघु वृत्तखंड है, यह दीर्घ वृत्तखंड है। तब इसको परिभाषित कैसे करेंगे? वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक, फिर से सुन लीजिए, वृत्त की कोई जीवा, वृत्त की कोई जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करती है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, चल रहे हैं आगे। आप जरा देखिए, इस तरह से यह वृत्त है। अगर इसको यहाँ से काट के निकाल दिया जाए, यह केंद्र है, यहाँ ए है, यहाँ बी, ठीक है, काट के निकाल दिया जाए। देखिए, यह है, इसको इस तरह से काट के निकाल दिया गया, देख रहे हैं ना? अब जब इसको ऐसे काटा गया था तो वृत्तखंड कहा गया। अब इसको इस तरह से काट दिया गया, देखिए ये भी दो खंडों में बट गया है, एक छोटा एक बड़ा। तो यह है त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। यह भी त्रिज्य खंड है, यह भी त्रिज्य खंड है, यह भी त्रिज्य खंड है, यह भी त्रिज्य खंड है। यह छोटा है या बड़ा है, यह हो जाएगा लघु त्रिज्य खंड और यह हो जाएगा दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, यह लघु त्रिज्य खंड है, यह पोर्शन लघु त्रिज्य खंड, यह पोर्शन दीर्घ त्रिज्य खंड है। ठीक है, अब इसको आप परिभाषित कैसे करेंगे? जरा एक चीज और देख लीजिए। अब इसको क्या कहेंगे? इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले भाग को क्या कहेंगे? यानी इस तरह से कोई वृत्त है, इसको यहाँ से काट दिया जाए, किस तरह हो जाएगा? इसको क्या कहते हैं? चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? चाप। परिधि के किन्हीं भाग को, परिधि के किन्हीं भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। चाप की क्या परिभाषा होगा? परिधि के किन्हीं भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। ठीक, तो उसी तरह से अब आ जाइए त्रिज्य खंड की परिभाषा देखिए। किन्हीं दो त्रिज्याओं, वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। वृत्त के किन्हीं दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक है ना? वृत्त के किन्हीं दो जीवाओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहते हैं। ठीक, याद हो गया होगा। अब जरा देखिए, एक बिंदु अगर यहाँ दे दिया जाए, मान लीजिए के है, पूछा जाए यह कहाँ है? अब देख रहे हैं वृत्त के अंतः क्षेत्र में है। वृत्त के कहाँ है? अंतः क्षेत्र में है।
यह बिंदु क्या है, वृत्त के अंतः क्षेत्र में है, यानी वृत्त के अंदर वाले भाग को वृत्त का अंतः क्षेत्र कहते हैं। और इस वृत्त के बाहर जो भाग है, मान लीजिए यहाँ डी है, इसे क्या कहते हैं, वृत्त का बाह्य क्षेत्र। क्या कहते हैं, वृत्त का बाह्य क्षेत्र। ठीक है, ठीक ना, ठीक। अब देखिए, अब चाप देख लिए ना, इसमें भी आपके मन में शंका होगी कि इसको काट कर अलग कर दिया गया, यह चाप है, ये भी तो चाप होगा। यह देखिए लघु चाप है, और यह चाप जो है दीर्घ चाप है। चाप दोनों है, लघु चाप है और दीर्घ चाप है। देखिए, अगर यहाँ ए बी लिख दिया जाए, इसे लिखते हैं चाप ए बी, या लिख देते हैं 60 में ए बी के ऊपर इस तरह से चाप लगा देते हैं, चाप ए बी। ठीक है, अब परिभाषा को समझ लिए। केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक, अब आप समझ लिए होंगे। अब अभ्यास प्रश्न ले लीजिए, इसको हल करिए। हाँ, देखिए, पहला प्रश्न है, चित्र देख कर लिखिए। चित्र देखिए ये बना हुआ है, लिखना है वृत्त का केंद्र। ठीक है, वृत्त का केंद्र O है। 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। ठीक है, त्रिज्या OC, OD और OB है। एक व्यास का नाम लिखिए। देखिए व्यास यही है BC। 2 जीवाओं के नाम लिखिए। आपको परिभाषा बताया गया, परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने से। देखिए, एक यह है CD और एक AB है, ये 2 जीवा होंगे। अंतः क्षेत्र में एक बिंदु, अंतः क्षेत्र में एक बिंदु देखिए E लिखा हुआ है। वाय क्षेत्र में एक बिंदु, देखिए वाय क्षेत्र में एक बिंदु लिखा हुआ है। 4 चाप, 2 लघु और 2 दीर्घ चाप। देखिए यह चाप है एक, कई चाप इसमें है। यहाँ ये भी चाप है, ये भी चाप है, ये भी चाप है, ये भी चाप है। तो जो छोटा चाप होगा उसे लघु चाप लिखिए, जो बड़ा चाप होगा उसको दीर्घ चाप लिखिए। एक अर्धवृत्त का नाम, देखिए यही व्यास है, इसको 2 भागों में बांट रहा है। चाहे इसका नाम लिख दीजिए, चाहे इसका नाम लिख दीजिए। अगर इसका नाम लेते हैं तो BAC हो जाएगा, और इसका नाम लेते हैं अर्धवृत्त का तो हो जाएगा C या BB। अब चित्र में वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड के नाम लिखे। देखिए वृत्तखंड, ये जीवा 2 भागों में बांटती है, तो प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। देखिए यह जो रंगा हुआ पोर्शन नीचे, यह वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है। इसके ऊपर सभी क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है। और त्रिज्यखंड, देखिए 2 त्रिज्याओं और चाप से घिरे हुए क्षेत्र, ये पूरा यह क्या है, त्रिज्यखंड। और इधर का पूरा क्या है, ये भी त्रिज्यखंड है। यह लघु त्रिज्यखंड है, यह दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक, हल करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।